हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। तो हमने जो एक रेगुलर वीकली डिस्कशन शुरू किया है करंट इवेंट्स पर, उसी का सीरीज़ का ये नेक्स्ट हमारा वीडियो है। इसमें हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं जो एक बहुत बर्निंग टॉपिक है, जो चाइना से रिलेटेड। इंडिया में काफ़ी रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं। लद्दाख के पास गलवान में वो शुरुआत हुई थी, जो सबने मीडिया में बहुत हेवीली वो इंसिडेंट कवर हुआ, इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में जो फेस ऑफ हुआ। एंड उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन करने का डिसीजन लिया। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए चैतन्य है। तो वेलकम चैतन्य। थैंक यू वैभव। हाँ जी, तो बेसिकली चैतन्य जी, हम इससे स्टार्ट करते हैं कि एक बड़ा ही, अगर आप ओवरऑल इंडियन न्यूज़ या वर्ल्ड न्यूज़ को देखें, तो ये एक बड़ी कॉमन थीम बन गई है कि चाइना बहुत सारे टेरिटोरियल या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में वो न्यूज़ में कवर होता है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट्स उसके नेबर्स के साथ हों, जैसे इंडिया, ताइवान, हांगकांग, या इवन वो डिस्टेंट कंट्रीज़ के साथ हों, जैसे कि आप स्वीडन, यूएस ले लीजिए, या इवन उसके क्लोज ट्रेड पार्टनर्स के साथ हो, जैसे रशिया, जापान। तो ये सडनली इन इंसिडेंट्स की जो इंटेंसिटी है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से भी रिलेटेड है कि चाइना ओवरऑल एज अ वर्ल्ड पावर काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये इन इन इवेंट्स का इतना ज़्यादा रिसेंटली होने का इसका क्या ट्रिगर है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या ये फ्यूचर में भी ऐसे ही चलने वाला है, या ये कहाँ जा रहा है? सो वैभव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है कि हम हर वीक ये जो करंट अफेयर्स या बर्निंग टॉपिक्स पे जो डिस्कशन कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि इससे ना केवल हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्प्रूव होगी, बल्कि जो हमारे दोस्त हैं जिनके लिए हम कंटेंट लेके आते हैं, तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा और उनकी अवेयरनेस भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो फिर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत बहुत ही रेलेवेंट सवाल है और अपने आप में इजी सवाल नहीं है। तो ये चाइना, शुरू से ही चाइना ऐसी कोई बहुत ही, हमें पता है चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो चाइना शुरू से ही बहुत फ्रेंडली नेशन तो नहीं रहा है। हमने 1962 में चाइना से जो हमारा एक्सपीरियंस था, तो इंडिया में एक डिस्ट्रस्ट तो चाइना को लेके था, बट चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी है और वो वर्ल्ड की फैक्ट्री है, तो हम चाह के भी चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इनफैक्ट द होल वर्ल्ड कुड नॉट इग्नोर चाइना। अब ये सब इसकी जो भी हरकतें चाइना, चाहे साउथ चाइना सी में हो, चाहे इंडिया के साथ हो, या यूएस के साथ ट्रेड वॉर हो, या जापान के साथ फाइट हो, ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसका कॉन्टेक्स्ट है, इसकी हिस्ट्री है, लेकिन डेफिनेटली अभी इंटेंसिटी बढ़ गई है। और इस समय द होल वर्ल्ड, not only any country, the whole world is struggling with COVID-19 पैंडेमिक, और दुनिया के हर देश में लॉकडाउन है। आप हमारे फ्रेंड्स, आज तो पूरी दुनिया कनेक्टेड है इंटरनेट से, आप कहीं भी देख लो, चाहे वो साउथ अमेरिका है, कोई भी कंट्री है, हर जगह जो है लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। और उस समय जो है, इंस्टेड ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कमिंग टुगेदर एंड डूइंग कॉमन रिसर्च टू हैव अ वैक्सीन और समथिंग रेडी, जिससे कि हम पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ आकर के फाइट करें, उसकी बजाय जो है चाइना ये क्यों कर रहा है। और अगर मान लीजिए ये चाइना से स्प्रेड हो गया, हम इस डिस्कशन पे नहीं जाएंगे कि कोविड-19 कैसे स्प्रेड हुआ, किसने किया, ये डिलिबरेट था या एक्सीडेंटल था। हम कह रहे हैं कि एक चीज हो गई, तो एक गलती होती है, गलती हर फील्ड में होती है, स्टेट क्राफ्ट में भी गलती होती है, डिप्लोमेटिकली भी गलती होती है, तो उसको करेक्ट करने के भी तरीके होते हैं। तो ये जो चाइना तरीका अपना रहा है कि सारा वर्ल्ड कोविड से स्ट्रगल कर रहा है, और अचानक ही चाइना जो है हर जगह अपने वार फ्रंट और एक एग्रेसिव फ्रंट ओपन कर रहा है, तो आई डोंट, मतलब ये तो मेरे ख्याल से, आई थिंक बड़े बड़े जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। बट मैं थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से, तो मुझे ये लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहाँ वन पार्टी रूल है जो गवर्न करती है, उसके डायनामिक्स को समझना होगा, चाइना की हिस्ट्री को समझना होगा, और जो करंट चाइनीज प्रीमियर हैं जी जिनपिंग, उनका
उनकी फिलॉसफी, उनके थॉट प्रोसेस को समझना होगा, क्योंकि लास्ट 2017 में जो 19th पीपल कांग्रेस हुई थी, जो कि वहां के पार्लियामेंट की इक्विवेलेंट है, उसमें जो है जनरली चाइनीज प्रेसिडेंट का 2 टर्म होता है, बट शी जिनपिंग को पहली बार जो है वो लाइफ टाइम प्रेसिडेंशियल टर्म मिल चुका है, और उनकी पावर मतलब बहुत बढ़ गई है। मतलब वो अदर प्रेसिडेंट्स, पास्ट में जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में वो अब बहुत पावरफुल हो चुके हैं। तो उनकी क्या थॉट प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इतने पावरफुल सिंगल लीडर है और वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो सीजे हम ये समझ रहे हैं कि आप एक बिल्डअप की तरह इसको देख पा रहे हैं, और हमें भी शायद ये समझाना चाह रहे हैं कि ये बिल्डअप काफी पहले से चल रहा था, और शायद इसका चाइना के हिस्टोरिकल पॉलिटिकल इवोल्यूशन से काफी टाइटली लिंक है। बट एक एज अ रीडर जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं या न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, उसमें इन इवेंट्स को जो आज हमारे साथ हो रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, इनको हम कैसे देखें? इनको हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के फॉर्म में देखें कि ये इनएविटेबल इवेंट्स हैं, ये ऐसे होने ही हैं, या ये कोई ये बैड स्ट्रैटेजी है, या ये कोई गलती है किसी पॉलिटिकल साइड से, या आप देखते हैं कि ऐसे इवेंट्स अभी और होंगे? इनको आप कैसे देखते हैं? आपने अभी ये जो सवाल पूछा है, ये एक्चुअली मुझे लगता है कि आपके पिछले सवाल से लिंक्ड है, और अगेन डिफिकल्ट सवाल है, बट मैं पिछले वाले आंसर को थोड़ा सा और कंप्लीट करता हूं। तो मुझे ये लगता है कि जो अभी कोविड-19 पैंडेमिक हुई है, उसमें विद इन चाइना भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, और आई थिंक कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा धक्का लगा है। लोग जो है वो खुश नहीं है। तो जब भी कई बार हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस जो है वो जब भी इंटरनली उनको विद इन द कंट्री एक अपोजिशन मिलती है, तो कई बार जो है वो नेशनलिस्टिक टेंडेंसी सेंटिमेंट्स को वो प्रमोट करते हैं। मैं सारे पॉलिटिशियंस को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट कई सारे अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियंस इस तरह का काम करते हैं, और नेशनलिस्टिक टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो जो है लोग चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, जो है लोग फिर उन लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने इतनी पावर जी जिनपिंग ने अचानक ग्रैब कर ली है, और जो उसके बाद जो ये सब क्राइसिस हुआ कोविड-19 का, तो उससे जो है चाइनीज जनता में एक असंतोष है, और उसको लेकर के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में भी जो थोड़े बहुत उनके विरोधी हैं, तो वहां भी जो है थोड़ी बहुत उनके अगेंस्ट डिसकंटेंट बढ़ रहा है। तो उसको सप्रेस करने के लिए, इंटरनल डिसकंटेंट को सप्रेस करने के लिए उन्होंने इतने सारे फ्रंट खोल दिए कि नेशनलिस्टिक टेंडेंसी वुड ओवरपावर एवरीथिंग। तो ये तो एक थॉट प्रोसेस है, इसको हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह भी ले सकते हैं, और इसको कंफर्म करना तो बड़ा मुश्किल है। फिर जो आपका अगला प्रश्न है कि भाई गिवन दिस सिचुएशन, ये जो हो रहा है, अब आगे हम इससे डील कैसे करें? क्योंकि देखिए आज के समय में जब सारी कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है, और एक बार जो है हमारी आर्मी के 20 लोग मरे, तो डेफिनेटली फिर पब्लिक सेंटिमेंट को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें लगेगा कि यार हमारे 20 मरे तो फिर हम उनके 200 मारेंगे, और फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। तो और बात फिर कहां तक पहुंच जाएगी? फिर तो आप किसी दिन न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच जाओगे और ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आई थिंक कि सारे जो वर्ल्ड पावर्स हैं अपार्ट फ्रॉम चाइना, जो जिस क्वाड की बात होती है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन भी, सबको बैठ के समझना चाहिए कि आखिर में देखिए ग्लोबल ऑर्डर तो ये तो एक साइकिल है। आपने भी पढ़ा है कि इकोनॉमिक साइकिल जैसे होती है, इस तरीके से ग्लोबल साइकिल भी है। कंट्रीज, कभी इंडिया वर्ल्ड पावर हुआ करता था, टॉप की 2-3 कंट्रीज में हुआ करता था। तो ये समझना होगा कि अगर चाइना वर्ल्ड नंबर 1 बन रहा है, तो वो अगर इस तरीके से वर्ल्ड नंबर 1 बनेगा, तो आई थिंक कि देयर विल बी लॉट ऑफ discontent, there will be a lot of strife, and this is not sustainable. When China is provoking this way, China is provoking countries to go on war, because वो इस तरीके से धीरे धीरे टेरिटरीज को अपने अंदर लेता जाएगा। तो this clearly shows that China is trying to be a new colonial power. So in 21st century, when we have advanced so much in technology, I think this colonial tendency or expansionism जो कि मोदी जी ने कल बोला, तो this is not consistent with 21st century thought. तो मुझे ये लगता है कि सारे वर्ल्ड पावर्स
हाँ इसमें हाँ देखिए हाँ। आप आपके बात को इसी थ्रेड पर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये 21st सेंचुरी में शायद इस टाइप के एक्सपेंशन की कोई जगह नहीं है। लेकिन देखिए एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि बिज़नेस में भी चाइना का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। बहुत कंट्रीज़ हम्म ने उनका क्रिटिसिज्म किया। पहले हम्म वो क्रिटिसिज्म इससे स्टार्ट हुआ कि उनकी कंट्री बड़े ही कॉपीड प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है, वो कुछ इनोवेट हम्म नहीं करते हैं, वो सिर्फ जो यूएस हम्म और यूरोप में इनोवेशन है उसको कॉपी करते हैं। हम्म बट उन्होंने उस क्रिटिसिज्म को शायद पर्सनली नहीं लिया, वो बढ़ते रहे और उन्होंने इनफैक्ट धीरे धीरे रिसर्च पर भी काम करना शुरू किया। हम्म और उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में और डीप होते रहे, वर्ल्ड ट्रेड पे हम्म चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ती रही और आज ये हालत है कि चाइना के कई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे इनफैक्ट टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी बाइट डांस है वो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप्स है, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पूरे हम्म वर्ल्ड में। एंड हम्म उनके टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन चाहे वो 5G प्रोडक्ट्स हों हुआवी और हम्म ZTE, चाहे वो उनके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हों जैसे शाओमी, उनकी हम्म पेनिट्रेशन वर्ल्ड वाइड काफ़ी डीप हो गई है। तो कहीं ना हम्म। कहीं ये चीज़ उन्होंने बिजनेस में भी फेस करी, लेकिन वो चलते गए और टेरिटरी बिजनेस में एक्वायर करते रहे। तो हाँ पॉलिटिकली हाँ। आपको लगता है कोई डिफरेंट सिनारियो होगा या पॉलिटिकली उन्हें डिफरेंट सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी? बिकॉज अभी भी मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है किसी भी कंट्री के पास जो उनको डिटर कर पा रही है। बहुत ये रेलेवेंट सवाल है। और देखिए, अगर हम चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, किसी भी कंट्री में बिजनेस जो है वो टोटली सेपरेट तो नहीं होता है पॉलिटिक्स से। इवन यूएस में भी जो है लॉबिंग होती है और बिजनेसेस जो है अपने फेवर में पॉलिसीज और रेगुलेशंस जो है बनवाने के लिए लॉबिंग करती है, और वो परफेक्टली लीगल है वहां पे, तो एज लॉन्ग एज इट इज ट्रांसपेरेंट। बट चाइना के केस में जो है कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चाइना में डेफिनेटली जेन डेंग जियोपॉन्ग के बाद जो है 1970s के बाद जो ओपनिंग अप हुई, तो वहां पे जो है प्राइवेट एंटरप्राइज को प्रमोट किया गया। बट आप देखो कि वहां की प्राइवेट कंपनीज में भी दे आर बाउंड बाय चाइनीज लॉ, और वहां भी जो है पार्टी का सीसीपी का पेनिट्रेशन है। इनफैक्ट जो अलीबाबा के हमारे जो फाउंडर थे, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो अलीबाबा के उनका नाम जैक मा है। जैक मा। तो जैक मा तो उनका क्रिश्चियन नेम है, उनका चाइनीज नेम कुछ और है, क्योंकि चाइना में आप देखेंगे कि हर एक बंदे का एक इस तरीके से आपको नाम मिलेगा, डेंग और जैक और ये वो, तो ये उनके क्रिश्चियन नाम होते हैं। उनके असली चाइनीज नाम तो बड़े डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस होते हैं, तो जैक मा उनका चाइनीज नाम है। तो इवन जैक मा सेड दैट ही इज अ सीसीपी मेंबर। तो चाइना में जो है इवन प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट जो है, जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, तो वहां गवर्नमेंट जो है बहुत जेनरस लोन्स देती है, बहुत हैवीली सब्सिडाइज करती है। आपने कई बार पढ़ा होगा, या इनफैक्ट आपने अपने नेटवर्क में दोस्तों से बात की होगी कि कई बार जो है आप देखिए चाइना, स्पेशली मैं जिस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, एक समय ऐसा था कि मतलब बल्क ऑर्डर्स चाइना को जा रहे थे। इनफैक्ट अभी हाईवे सेक्टर में हमारी जो है एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है नेशनल हाईवे का, वो चाइना को जा रहा था, वो कैंसिल हुआ है। तो आप देखोगे कि वहां पे कई बार जो है जो इंडियन एंटरप्रेन्योर जाते हैं, तो वो बड़ी हार्ड निगोशिएशन करते हैं, और मतलब कई बार तो वो सरप्राइज होते हैं कुछ एक निगोशिएटर्स कि भाई ये इतने कम कॉस्ट में जो है ये हमें सप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि चाइनीज जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कई बार अगर उनका कॉस्ट भी कवर हो जाए ना, तो दे आर रेडी टू सेल, बिकॉज they get a subsidy or allowance from the government if they have done some export. तो चाइना के केस में बिजनेस इज नॉट प्योर फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। कि चाइना को लगता है कि पूरे वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड को मुझे डिपेंडेंट बनाना है अपने ऊपर। इनफैक्ट आपने हुआई की बात की 5G में, जो कि मतलब वो जो है उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक बेंचमार्क एक तरीके से बनने वाली है, वो स्टैंडर्ड बनने वाली है। तो आपने कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ा होगा कि आ रहा था कि भाई हुआई जो है बेसिकली उन्होंने अपने सारे पेटेंट और सारी चीजें जो है वो नॉर्टेल, जो कनाडा की लीडिंग कंपनी थी, इनफैक्ट वर्ल्ड की लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, वहां से सारी चीजें चुराई हैं। तो इसको हम कंप्लीटली, अगर हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये एकदम गलत है, तो ये एकदम सही है, मतलब एकदम इसको यू हैव टू कंसिडर इट।
आप इसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि चाइना, एज आई सेड कि ये तो अपने आप में बहुत लंबे डिस्कशन का और रिसर्च का विषय है, बट चाइना के केस में इवन बिकॉज टेलीकॉम और एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, डिफेंस, बट इनफैक्ट इवन न्यू टेक्नोलॉजी सेक्टर में, because when Jack Ma, a person like Jack Ma says that I'm a CCP member, then what, I mean, you have to think that even these new technologies, even there, you know, it is maybe underneath there is some kind of political strategy. तो आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि बेसिकली डेफिनेटली चाइना ने पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिकली एक तरीके से अपना डिपेंडेंट बना लिया है और उनकी पेनिट्रेशन होती रही है अभी तक. बट आई थिंक गिवन कोविड-19 एंड चाइनाज एक्सट्रीमली बेलिजरेंट, मतलब उनकी जो एक लड़ाकू वाली स्ट्रेटेजी अभी आ रही है, तो आई थिंक पूरे वर्ल्ड को एक साथ यूनाइट होकर के और सोचना पड़ेगा कि हम चाइना को टैकल कैसे करें, क्योंकि अदरवाइज तो इस तरीके से आई थिंक चाइना इज नॉट गोइंग टू बी वर्ल्ड नंबर 1, इट इज गोइंग टू बी डेंजर नंबर 1 फॉर द होल वर्ल्ड. एक बात ये बताइए चैतन्य, जो इतना बहुत क्लियरली और इतने कन्विक्शन के साथ आप बोलते हैं कि चाइना का राइज, चाइना का जो ग्लोबल डोमिनेंस है वो वर्ल्ड के लिए बहुत डेंजरस है, तो ये किस थॉट पर और कैसे ये ऑब्वियस होता है? क्योंकि देखिए, जैसे ये नैरेटिव अगर हम चाइना के अंदर बैठे होते तो शायद इस नैरेटिव को हम उल्टा सुन रहे होते कि देखिए कैसे हमने राइज किया, कैसे हमने डिफरेंट टेलीकॉम और इन सेक्टर्स में राइज किया, सब्सिडी के थ्रू हमारी पॉलिसीज़ ने हमारे एक्सपोर्ट को ग्रो करने में हेल्प करी. और इनफैक्ट काफ़ी जो मैंने न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट्स को रिपोर्ट करते हुए देखा और ये भी देखा है कि चाइना की मिडिल क्लास ने जो ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वो बहुत लैंडमार्क रहा है पिछले 15-20 सालों में. और इवन जो हमारी पब्लिक वहाँ विजिट करती है चाइना में, कई बार वो गवर्नेंस को देख के काफ़ी खुश होते हैं कि आई एम नॉट श्योर कि वो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, वो एक्सपीरियंस कर पाते होंगे, वो तो वो नहीं कर पाते होंगे, बट एज अ टूरिस्ट वो गवर्नेंस देख के बड़े खुश होते हैं कि इंडिया में इतना ज़्यादा अभी भी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर उतनी ऑर्गेनाइज और उतनी वेल मैनेज नहीं है जितनी चाइना में है. तो मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जब हम यही चीज़ आज से कुछ 100 साल पहले यूएस के साथ हुई थी, या 70-80 साल पहले कि यूएस ने राइज करके अपने आप को एक वर्ल्ड पावर की तरह पोजीशन किया, उसकी वजह से भी वर्ल्ड को बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हुए और बहुत डैमेजेस हुए या कुछ फ़ायदे भी हुए होंगे. बट ये आपको डिफरेंस क्या लगता है आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर में, अगर ये चीज़ इनएविटेबल होती भी है कि चाइना राइज करता है, तो ऐसा आपने इतना कन्विक्शन के साथ कैसे कहते हैं कि ये वर्ल्ड के लिए डेंजरस होगा? अगर मैं चाइनीज सिटीजन हूँ तो मैं इस बात को कैसे देखूँ? देखिए, चाइना तो मैंने बहुत ज़्यादा विजिट नहीं किया है, मैं बस एक बार ही गया था. और जब मैं कहीं भी जाता हूँ बाहर तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वहाँ लोगों से बात करके समझूं कि वो वहाँ के एग्जिस्टिंग सिस्टम से कितने खुश हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, उनके कल्चर क्या है. तो मुझे वहाँ की जो यंगर और आई बेसिकली इंटरेक्टेड विद देयर यंगर पॉपुलेशन, तो वो तो मुझे मतलब बहुत डायनेमिक और एक तरीके से उसमें कहीं भी मुझे कोई प्रोपोगंडा नहीं दिखा. मतलब दे वर वेरी फॉरवर्ड ओरिएंटेड, और उन्होंने तो मुझे ये भी बोला कि भाई वी आर इन अ वे, मतलब दे लुक्ड अप टू अस, कि उन्हें लगा कि भाई इंडियंस जो है वो यूएस में जाते हैं तो उनको बहुत इजीली जॉब मिल जाती है और वो बड़े सीनियर पोजीशंस पे हैं, तो उन्हें लगा कि मतलब कहीं बिकॉज ऑफ इंग्लिश वी आर हैविंग एडवांटेज. तो वहाँ की यंगर पॉपुलेशन जो है वो बहुत दे आर गुड इन इंग्लिश. तो बट उनके अंदर मैंने ये फ्रस्ट्रेशन देखा कि वो बोले कि यार हमारे यहाँ फेसबुक बैन है, हमारे यहाँ ट्विटर बैन है. तो देखिए, मैंने अभी जो कमेंट दिया उसको मैं पूरे कन्विक्शन के साथ तो नहीं बोलूंगा कि चाइना इज एविल, बट अगर हम कंपेयर करें, जो आपने बोला कि भाई जो भी वर्ल्ड नंबर 1 होता है वो डोमिनेट करना चाहता है, तो यूएस भी डोमिनेट यूएस ने भी किया. हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि इराक वॉर हुआ या अफगानिस्तान में जो हुआ या इनफैक्ट द होल कोल्ड वॉर, तो उसमें कितने चीजें एक्सेसेस हुई या मतलब दे वेंट बियॉन्ड देयर लिमिट. बट आप अगर ये देखें तो आप यूएस में बैठ के आप जो है क्लियरली आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं वहां की गवर्नमेंट को, वहां के सिस्टम को. आप चाइना में ये नहीं कर सकते हैं, आप पर्ज कर दिए जाओगे. सी यू कैनॉट टोटली डिस्कनेक्ट अ कंट्रीज हिस्ट्री फ्रॉम इट्स करेंट. तो जो सीसीपी है, अचानक ही सीसीपी
ऐसा तो नहीं कि वो कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आए हैं। अगर आज हम पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी पे, और कल को जो है उसको लेकर चाइना हमें मिसयूज करना शुरू कर दे, तो हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है? क्योंकि आप बिजनेस वर्ल्ड से आते हैं, तो आपको ये पता है कि भाई वी हैव टू हैव अल्टरनेटिव प्लान्स। अगर हम अपने सारे एक ही बास्केट में डाल देंगे, वी विल बी सो बिकम सो बी डिपेंडेंट ऑन चाइना, एंड व्हेन वी आर सो डाउटफुल कि मतलब ये एक बिनाइन पावर है या एक जो है फॉरवर्ड लुकिंग पावर है, क्योंकि उनके जो एक्शंस होते हैं पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, ठीक है, वो दे प्रोवाइडेड चीपर गुड्स टू द वर्ल्ड, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में इतनी एक्सेलेंस हासिल की, बट पॉलिटिकली उनके जो एक्शंस हैं वो तो आप देखिए कि हर जगह फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। तो हमारे माइंड में ये डाउट, ये सस्पिशन आना स्वाभाविक है, और हम उनसे डर के रहेंगे। और जहां कहीं आज के जो हमने बात की 21st सेंचुरी में, तो हर एक नेशन जो है अपनी सोवरेनिटी के साथ जो है वो समझौता नहीं करना चाहेगा। तो आई थिंक यही कुछ एक ऐसे थ्रेट्स हैं जिनको लेकर के सारी कंट्रीज जो है वो सस्पिशियस हैं, और इनफैक्ट जो लोग भी हैं, जो आम जनता भी है, उनके अंदर भी एक तरीके से एक गुस्सा है जिसको गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है। तो इसका परफेक्ट आंसर तो देना मुश्किल है वैभव जी, और आई थिंक कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हमें और भी विचार और डिस्कस करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हम इसको एक अगले एपिसोड में डिस्कस करें। ठीक है, तो मैं आपकी बात का एक मतलब जो समझा वो ये था कि एक बेसिक आपने डेमोक्रेसी को एज अ मैकेनिज्म का मान के उसको एक यूएस और चाइना को कंपेयर किया कि एटलीस्ट वो फ्रीडम आपके पास है यूएस में कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को, जो कि आपके पास चाइना में नहीं है। तो इसी को अगर मैं इसी थॉट को अगर आगे बढ़ाऊं, तो ये बड़ा ही अगर आप कंपेयर करिए तो बड़ा ही ऑब्वियस सा हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड में मेजरली ऑल लीडिंग कंट्रीज एक्सेप्ट आई थिंक फॉर चाइना एंड रशिया, सब लोग प्रैक्टिकली डेमोक्रेसीज ही हैं। एंड इनफैक्ट कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि कुछ इनमें से सूडो डेमोक्रेसी है, बट फिर भी प्रैक्टिकली ऑपरेशनली ये डेमोक्रेसीज ही हैं। तो ऐसे केस में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप या ऐसे सिंगल पार्टी रेजीम्स में एक स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज भी होता है डेमोक्रेसी को, जो कि वो अपना वोट बैंक के लिए या वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज, अपने इंटरनल इश्यूज को मैनेज करने में लगे हैं। जबकि जो सिंगल पार्टी है वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टर्म और थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है, क्योंकि उन्हें इंटरनल लोगों को मैनेज नहीं करना है, उन्हें इंटरनल इलेक्शन कैंपेन्स और इस सब में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये इनफैक्ट चाइना के लिए ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा ये चीज़, बिकॉज पॉलिटिकली वर्ल्ड में हर जगह इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। जब भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती ही होती है, और 10 नए चैलेंजर्स आते हैं, और ये चाइना के फेवर में और ज़्यादा प्ले करेगा। हाँ, नहीं बहुत मुझे मतलब अच्छे लग रहे हैं आपके सवाल। तो आप बोलेंगे कि मैं हर सवाल पे बोलता हूँ कि बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए रघु जी, ये क्वेश्चन जो है ना अच्छा तो है, इसके अलावा फंडामेंटल भी है। आप जो है ये कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी हैज बीन टेस्टेड, बट हम क्यों माने, हम जब आज चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखते हैं तो हम क्यों माने कि भाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप। तो वैभव जी, ये तो बहुत आई थिंक कि दिस सब्जेक्ट हैज बीन डिबेटेड एंड रिसर्च्ड अ लॉट। फिर भी एक सर्टेन सेक्शन ऑफ मासेज रहते हैं जिनको लगता है कि भाई डिक्टेटरशिप आ जाए, और डिक्टेटरशिप को जब वो इमेजिन करते हैं तो उनको लगता है कि एक बहुत ही मतलब आदर्श पर्सन है, जो कि मतलब जो अमिताभ बच्चन वाली मूवीज होती थी पहले, कि मतलब एक मसीहा आएगा और वो सबको, सारी बुराइयों को खत्म कर देगा, सारे गुंडों को, सारे राक्षसों को जो है वो खत्म कर देगा। इनफैक्ट रियल लाइफ में ये हमारी इमेजिनेशन में शायद अच्छा लगे हमें सोचने में, बट रियल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। इसेंशियली वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हम में से कुछ ज्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, कुछ ज्यादा नेशनलिस्टिक गोल से इंस्पायर हो सकते हैं, बट इसलिए मैं बोलता हूं कि हमें जो है हिस्ट्री को पढ़ने और समझने की जरूरत है। अगर आप देखो कि चाइना में जो है सीसीपी की हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो कैसे इवॉल्व हुई। आप देखो कि चाइना में बहुत बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोग मरे हैं, चाहे वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड हो या कल्चरल रिवॉल्यूशन हो,
आप रशिया में आओ, रशिया में आप देखो कि कम्युनिस्ट रिजीम ने, मैं यहाँ पे कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म के डिस्कशन में नहीं घुस रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर में इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक हमारी फ्रीडम भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई जो है हमें कमरे में कैद कर दे और बोले कि नहीं तुम मतलब मैं तुम्हें हीरे जवाहरात दूंगा, लेकिन मैं जो करूंगा वही करना पड़ेगा, तो आई थिंक कि हम में से बहुत सारे लोग जो है वो फ्री रहना ज्यादा पसंद करेंगे। कई बार जो है बिकॉज वी हैव फ्रीडम एंड वी डोंट रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस अनलेस वी लूज इट। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है वैभव जी कि मुझे लगता नहीं कि इसको एक ही डिस्कशन में हम इसको कवर कर पाएंगे, बट आई थिंक कि इसके ऊपर और गहराई से डिस्कशन करने की जरूरत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस भी है, कई बार जो है आपस में मेजॉरिटी ओपिनियन जस्ट बिकॉज इट इज पॉपुलर तो वो ले ली जाती है, हो सकता है कि वो नेशन के लॉन्ग टर्म हित में ना हो। तो ये हमने देखा है कि कई बार जो है पार्टीज आर मोर रनिंग आफ्टर वोट बैंक पॉलिटिक्स विच इज शॉर्ट टर्म गोल। तो और दूसरी चीज जो आपने बोली कि भाई अगर एक पार्टी है, एक रूल है, एक डिक्टेटर है, तो वो जो है पूरी कंट्री को एक दिशा में लेके जा सकता है। तो आई थिंक कि मैंने ये सब जो चीजें बोली कि ये अगर कुछ एडवांटेजेस है इसके, तो कुछ बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। कई बार हमें फ्रीली न्यूज नहीं पता चलती है कि वहां पे कितने जो लोग अपोज कर रहे थे या कितने लोगों की जमीनें फोर्सबली ले ली गई या कितने लोगों को जो है सप्रेस कर दिया गया। तो ये सब चीजें हम नहीं सुनते हैं। ये बिल्कुल आप बहुत बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। आई थिंक ये बात पे तो मैं कंप्लीटली आपसे, आपने पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी इस पे टच किया और मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि ये फ्रीडम के जो कॉम्प्रोमाइज़ है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत जिसको फेस करने पड़ते हैं, फिर वो पर्सनल लेवल पे दे गो थ्रू इट। बट मेरा क्वेश्चन आपसे एक सिस्टमेटिक भी था, स्ट्रक्चरल भी था कि जब ये डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग पर भी एक सवाल आएगा तो उसमें उसका आंसर शायद ये नहीं है जब जो आपने दिया वो आप सही कह रहे हैं कि उसका आंसर ये नहीं है कि हम कम्युनिज्म चूज कर लें या डिक्टेटरशिप चूज कर लें, लेकिन उसका आंसर ये भी नहीं है शायद कि हम करंट सिस्टम्स के हिसाब से ही चलते रहें। कहीं ना कहीं करंट सिस्टम एक चैलेंज फेस कर रहा है या हम एज अ सोसाइटी एक चैलेंज फेस कर रहे हैं। आज हमने जैसे एक रिएक्शन दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन किया, ये डिसीजन या इस डिसीजन को पॉलिटिकल सिनेरियो में देखना और इसको एक इकोनॉमिकली इंडिया के लिए एक फेवरेबल आउटकम में ट्रांसलेट करना, चाइना से ट्रेड बैन करने को, ये एक नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ ले जाना मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। और स्पेशली जैसा मैं पिछले क्वेश्चन में भी हाईलाइट करना चाह रहा था वो ये नहीं था कि डिक्टेटरशिप या कम्युनिज्म बेटर है डेमोक्रेसी से, वो ये था कि जब डेमोक्रेसी ये चैलेंज फेस कर रही है चारों तरफ और जब डेमोक्रेसी में एक फंडामेंटल वीकनेस है तो कैसे वो उस वीकनेस के बियॉन्ड एक नए स्ट्रक्चर के रूप में इवॉल्व हो सकती है। और स्पेशली अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकली इकोनॉमिकली ये चेंज इंडिया को अगले 5-10 साल में किस डायरेक्शन में ले जाएगा? ये तो बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट सवाल है वैभव जी, और मुझे आई एम नॉट श्योर कि मैं इसका प्रॉपर आंसर दे पाऊंगा, बट आई थिंक कि मुझे लगता है देखिए मैं पर्सनली जो है मैं समहाउ मुझे लगता है शुरू से लगता है बचपन से लगता रहा है मुझे कि मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना वो एक बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंट्री है। और कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा जस्ट बता दूं अपने व्यूज की, मैं कोई मोदी जी का पर्सनल फैन नहीं हूं, मतलब मैं एक नॉर्मल इंडियन हूं। तो बट मैं एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूं कि कुछ दिन पहले मोदी जी ने एड्रेस टू नेशन में बोला था कि जब व्हेन इंडिया प्रोग्रेसेस द वर्ल्ड प्रोग्रेसेस। और मैं इस बात से बहुत मतलब इसको 100% मतलब मोर देन 100% मैं इससे एग्री करता हूं, क्योंकि आप देखो कि इंडिया जो है ना डेमोक्रेसी और अदरवाइज मतलब इंडिया शुरू से ही हम जब बोलते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कि मतलब हमारे यहाँ पूजा भी होती है ना तो हम बोलते हैं कि मतलब आप देखो उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं कि सारे जग में शांति हो, सारा जग सुखी हो। तो यार जिस नेशन के डीएनए में ये चीज हो कि वो जो है दुनिया में सुख चाहती है, दुनिया में पीस चाहती है, तो वो नेशन जो है मतलब वो कैसे पीछे रहेगा उस। तो मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी जो है
आने वाले समय में, मैं 5 या 10 साल में तो नहीं बोल सकता, बट हाँ अगले 50 साल में मुझे लगता है कि इंडिया वर्ल्ड पावर बन के उभरेगी। हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। सरकारें, जैसे अटल जी बोलते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, है ना, कोई अच्छा लीडर होगा कोई खराब लीडर होगा, बट आप देखिए कि 90s के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो श्रृंखला शुरू हुई, वो जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने उसको बरकरार रखा। इवन मोदी जी भी जो है, भले ही उनका एक पर्सनालिटी कल्ट हो या जो भी हो, बट उन्होंने भी जो है आधार हुआ या मनरेगा हो गया, उसको एक डिफरेंट वे में उसको फंडामेंटली वो लेके चले, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। और मुझे लगता है कि इंडिया ने कभी किसी कंट्री पे जबरदस्ती अटैक नहीं किया है, बहुत फ्रेंडली नेशन है। इंडिया में जो है इंस्टीट्यूशंस बहुत पुराने नहीं हैं, क्योंकि हम 1950 में एक रिपब्लिक बने, बट फिर भी जो है एक रूल ऑफ लॉ है। हमारी जुडिशरी जो है हाँ लंबा समय लेती है, हम अभी भी बहुत ब्यूरोक्रेटिक कंट्री हैं, और इसी में चाइना हमें बहुत बुरी तरीके से मात देता है। और मेक इन इंडिया मुझे लगता है इसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे जब हम बहुत टॉप ब्यूरोक्रेसी से जब हम लोअर ब्यूरोक्रेसी तक आते हैं, तो आई थिंक कि वहां पे जो है वो एक डायनेमिज्म और एफिशिएंसी जो है वो समहाउ परकुलेट नहीं हो पाई है। तो हमें अपने प्रोसेसेस को, अपने लॉज को बहुत ज्यादा रिफॉर्म करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आने वाले जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो पब्लिक थिंकर्स हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, तो वो डेफिनेटली इस बारे में काम करेंगे और गवर्नमेंट को मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे कि इस डायरेक्शन में काम करें। बट कमिंग टू बैक टू द टॉपिक, कि मुझे लगता है कि एज आई सेड कि अगले 50 इयर्स में जो है इंडिया एक आत्मनिर्भर और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनेगी। और चाइना, देखिए मैं चाइना को रूल आउट नहीं कर रहा हूं, इतनी बड़ी कंट्री है वो इट इज गोइंग टू बी अनदर वर्ल्ड पावर, है ना, इट इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड पावर। बट आई थिंक कि इंडिया विल शो टू द वर्ल्ड दैट हाउ टू बी अ वर्ल्ड पावर, हाउ टू लिव पीसफुली, हाउ टू को एग्जिस्ट, एंड हाउ टू ग्रो एंड रियलाइज, जो हम बोलते हैं, जो हर एक मूवमेंट का एक आइडियल होता है कि हम अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया और थोड़ी आइडियोलॉजिकल बातें कर दी, बट शॉर्ट टर्म में तो मैं देखिए बहुत बड़ा पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूं, तो बहुत एक कॉन्क्रीट टर्म्स में नहीं बता सकता, बट लॉन्ग टर्म में आई फील दैट इंडिया इज गोइंग टू डू इट। बाबू जी, सबसे अच्छी बात आपने बोली, जो आई थिंक वो बहुत ही कोर आपने जो मैसेज दिया, आई थिंक वो बहुत रिस्पेक्टेबल है कि जो एक नेशन, चाहे वो इंडिया है चाहे वो कोई और नेशन है, जो एक नेशन इस चीज़ में बिलीव करता है कि हमारी प्रोग्रेस वर्ल्ड की प्रोग्रेस है, वर्ल्ड की प्रोग्रेस हमारी प्रोग्रेस है, आई थिंक वो हमेशा ओवरऑल वर्ल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में ही एक्ट करेगा। तो आई थिंक इसी बात के साथ हम एक बड़े पॉजिटिव नोट पे इस टॉक को क्लोज करते हैं। हमने कई सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए, हमने पुराने चाइना की हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, जो उनके पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हैं, उनकी जो बिजनेस में एग्रेशन है या जो जियोपॉलिटिकल एग्रेशन है, उसको भी टच किया। और हमने डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप को भी एक टच किया, बिकॉज आने वाले टाइम में आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट बार बार आएगा, जब अगर जितना चाइना स्ट्रांग होगा उतना ही ये कॉन्टेक्स्ट बार बार रिविजिट होगा। और फाइनली आई थिंक हमने इंडिया के बारे में एक बहुत ब्रीफली बात करी है कि हम एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ, एक पॉजिटिव इमोशन के साथ ये मानते हैं कि इंडिया एक आत्मनिर्भर और एक प्रोग्रेसिव कंट्री बन पाएगा। अब अगले एक एपिसोड में इस टॉपिक पर चैतन्य जी और डिटेल में जाते हैं और अपने श्रोताओं के लिए थोड़ा सा एक लेयर और डीप अनकवर करने की कोशिश करते हैं कि इस स्पेसिफिकली इस इंडिया चाइना स्ट्रैटेजी में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कौन से वो कुछ इम्पोर्टेंट एक्शंस होंगे जो हमें एक नई डायरेक्शन में ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। तो